और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया कि मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है और इससे निपटने की क्या कुछ तैयारी की गई है। 24 अप्रैल को जब हमारा पीक आया था दैनिक केसेस का, तो एक दिन में प्रदेश में 38,055 केसेस आए थे। उनकी तुलना में आज जो हमारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में, वो 31,330 कम है। तो इस प्रकार से भारी गिरावट देखी गई है संक्रमण में प्रदेश में। 6,725 नए संक्रमण के केसेस के तुलना में 13,590 संक्रमित व्यक्ति कल उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार यह 20वां दिन है लगातार जब हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस कम हो रहे हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब घट करके प्रदेश में 1,16,434 रह गई है, जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के 30 अप्रैल के पीक की तुलना में 62.5% कम है। 62.54% ये कमी हुई है एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में। और ये सब संभव हो सका है आपके सहयोग से और सरकार के एक्टिव तरीके से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, सर्वेलेंस और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एनफोर्स करवाने के कारण। अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आज की प्रगति की जानकारी दी। यहाँ मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन टीम 9 का जो समीक्षा की जा रही है और जो विभिन्न अंग हैं सरकार के, उनका कोऑर्डिनेशन करके एक समन्वय करके जो एक एग्रेसिव रणनीति अपनाई गई है, जिसमें कि अग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो एक सम्मिश्रण किया गया है, उसी का ये परिणाम है। और इस नीति के साथ साथ, इस एग्रेसिव नीति के साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और जो जहां पर कि लोगों का आवागमन जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। गांवों में निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर जो है वो जांचें की जा रही हैं, मेडिकल किट निःशुल्क बांटी जा रही है और जो सरकार वैक्सीनेशन पे, टीकाकरण पे जो विशेष प्रयास कर रही है, विशेष जोर दे रही है, ये सबका एक सम्मिश्रित जो है ये एक परिणाम है कि आज जो है वो जो हमारा हाईएस्ट था, जो सबसे ज्यादा 3,10,000 मामले थे 24 अप्रैल को, उससे 62% मामले घट के आज जो है वो केवल 31,330 मामले रह गए हैं। और इसमें जो नए मामले आए हैं वो 38,000 नए मामले आते थे, वो 24 अप्रैल को आए थे, जो अब घट के 6,725 आज मामले आए, जबकि टेस्ट लगभग 2,90,000 टेस्ट हुए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही कहा कि संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश देते हुए कहा कि अनुग्रह राशि, मृतक आश्रित की नियुक्ति समेत अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाएं, इससे जुड़ी कोई भी फाइल लंबित ना हो। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए जाएं। बता दें कि मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पंचायत चुनाव में लगाए गए राज्य कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आंकड़ों पर घमासान छिड़ा था। और यूपी सरकार ने कोरोना के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक स्कूल फीस बढ़ा नहीं सकेंगे। साथ ही स्कूलों में लगने वाले परिवहन शुल्क से भी लोगों को राहत मिली है। सरकार ने इस बारे में क्या फैसला लिया, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं, पर ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। हालात को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कि आम लोगों पर बेवजह का बोझ ना पड़े, साथ ही स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को समय से वेतन भी मिले। सरकार के फैसले पर नजर डालें तो स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक किसी तरह का परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3 महीने की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर मासिक फीस देने की सुविधा। जब तक स्कूल खुलते नहीं तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी के साथ जब तक खेल, विज्ञान की प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही तब तक उनकी फीस नहीं ली जाएगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भरोसा जताया कि सरकार ने कोरोना काल में पूरी संवेदनशीलता के साथ ये फैसला किया है कि अगर कोई छात्र या उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित है और उन्हें फीस देने में परेशानी हो रही है तो उसे भी छूट दी जाएगी। वहीं इस फैसले के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को इन नियमों को पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया जिसमें गांव में जन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो परेशानियां हैं कोरोना से जुड़ी हुई उनका समाधान किया जाए, लोगों की जांच की जाए, वैक्सीन लगाई जाए, बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो पाए। और सरकार कोरोना महामारी जैसी बड़ी आपदा से लड़ने के लिए लगातार एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। बता दें कि गोरखपुर की एक 4 साल की मासूम जो कि लीवर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही है, उसका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उसने एक वीडियो बनाकर योगी सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर सीएम ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित शिवा पांडे को 10 लाख की मदद की है। तो 4 साल की मासूम के जो परिवार वाले थे वो मदद मांग रहे थे और मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और तुरंत पीड़ित परिवार की मदद की गई। मुजफ्फरनगर के ग्रैंड चैम्बर इंटर कॉलेज में बड़े बाबू के पद पर तैनात रहे अमृत कुमार वाल्मीकि की पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था, जिस पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मृतक के पिता से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोरोना संक्रमित मरीजों से उनका हाल जाना, उनकी जो परिवार वाले थे उनसे बात की। इसके अलावा व्यवस्थाओं को देखा कि कहीं पे किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, वक्त पे और सही इलाज क्या लोगों को मिल पा रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं।
और ब्लैक फंगस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जालौन में भी ब्लैक फंगस का एक मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद डीएम प्रियंका निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की। साथ ही ये भी बताया कि जिले में जो भी ब्लैक फंगस के नए मरीज मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रतिदिन 2,500 से 3,000 टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ऐसे मामलों की भी पहचान की जाए, अलग से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, लोगों की जान ना जाए, बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए। इसको लेकर भी तमाम मंथन जो है वो जारी है। लेकिन ब्लैक फंगस के जो बढ़ते हुए मामले हैं वो चिंता और चुनौती दोनों को बड़ा कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर की डीएम सिल्वा कुमारी और उनके साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 कैदियों को 2 महीने की पैरोल पर छोड़ा जाना है, जिसे लेकर यहां पे निरीक्षण किया गया। और सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, जरूरी काम हो तभी सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकलें, जिसके चलते सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। वहीं हरदोई में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो बिना किसी डर के खुलेआम अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना यहाँ पे 2 गज की दूरी का पालन होता है, ना मास्क जरूरी का पालन होता है, और लोग जो नियम है उसके खिलाफ जाके अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची तो तुरंत दुकानदार उनमें अफरा तफरी मच गई। कोई अपना शटर गिराता हुआ नजर आया, कोई दुकान बंद करता हुआ नजर आया और कोई ग्राहकों को भगाता हुआ नजर आया। लेकिन हरदोई का ये मामला है, ये तस्वीरें हैं जहां खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया इलाके में लगातार बारिश के चलते गुरुवार तड़के एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने सेतु निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। मुजफ्फरनगर के पावटी खुर्द गांव में बारिश के चलते एक मकान ढह गया, जिसमें दबकर एक युवक की वो घायल हो गया था, जिसका इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में परिजनों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है, क्योंकि अब इस परिवार के सिर पे ना तो छत बची है और आलम यह है कि अब रहने का कोई ठिकाना नहीं। चंदौली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरावती देवी का बीती रात निधन हो गया, जिनका इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बता दें कि 2005 में चंदौली से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष वो चुनी गई थी, जिनका निधन हो गया। तो 2005 में चंदौली से उन्हें निर्विरोध चुना गया था। बुलंदशहर के शिकारपुर थाना इलाके के गांव जानीपुर कला में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रगंज चौराहे पर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के भतीजे की दबंगई सामने आई है, जहां लॉकडाउन में मिठाई के दुकानदार द्वारा मिठाई न देने पर पुलिस के सामने जमकर मारपीट की गई। पीड़ित व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आक्रोशित समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक
अनुग्रह नारायण सिंह ने कार्रवाई की मांग को लेकर रुद्रपुर थाना कोतवाली का घेराव कर धरने पर बैठ गए। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों की आपस में कहासुनी हो गई और बाद में मामला इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को तालिबानी सजा दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला मल्लावा थाना क्षेत्र के बाबटमऊ का बताया जा रहा है। मल्लावा पर एक सहीम नामक व्यक्ति जो निवासी बढ़िया बाबटमऊ है, उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके दो सगे भाइयों ने उसको कमरे में बंद करके उसको और उसकी पत्नी को साथ मारपीट की है तथा उसकी पत्नी से कहा है कि उसकी पति के नाम जो भी जमीन है उसको हमारे नाम करा दीजिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सहारनपुर में दिल्ली रोड मेगा केयर अस्पताल में गुरुवार को एक परिवार ने हंगामा कर दिया। शव एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल के सामने हंगामा किया गया। परिजनों का आरोप है कि पिछले 11 तारीख को उनके द्वारा विमल कुमार की तबीयत खराब होने के बाद सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित मेगा केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के नाम पर डॉक्टर लाखों रुपए ऐंठ रहे थे। लेकिन परिजनों को ना तो कोई रिपोर्ट दी जा रही थी और ना ही कोई पक्का बिल दिया जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे हंगामा किया गया। तो अस्पताल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया, अस्पताल के डॉक्टर्स पे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मरीज से जो परिजन हैं, उन्होंने कहा कि लाखों रुपए हमसे ऐंठे गए, कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी, कोई बिल नहीं दिया जा रहा था। और भदोही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि यहां पर पुलिस को 3 नाबालिग बच्चों के गायब होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। वहीं भदोही पुलिस ने आज तीनों नाबालिग लड़कों को भदोही रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद कर लिया है। पुलिस ने जब बच्चों से पूछताछ की तो बच्चों ने बताया कि अपनी मर्जी से घर वालों को बिना बताए मुंबई चले गए थे। तो तीनों बच्चे लापता हुए थे घर से और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि ये अपनी मर्जी से मुंबई गए थे, लिहाजा इन तीनों को अब इनके परिवारों के सुपुर्द कर दिया गया। अयोध्या में जानकी जन्मोत्सव पर 84 वर्षों से चल रही परंपरा को पूरा किया गया। देर शाम मंदिर प्रशासन के द्वारा और कुछ स्थानीय लोगों के साथ छोटे से रथ पर सवार कर माता देवकाली को शोभा यात्रा की परंपरा को निभाया गया। वहीं आज जानकी नवमी पर माता छोटी देवकाली मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल के कारण किसी भी दर्शनार्थी को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उस हिसाब से चला जाएगा और पूजा पाठ जो है वो विधि विधान के साथ हुई। तो छोटी देवकाली मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या में जानकी जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन कोरोना का जो साया था वो यहाँ पर भी दिखाई दिया। श्रद्धालुओं के आने जाने पे प्रतिबंध था। जो कोरोना नियम है उनका यहाँ पे पालन किया जा रहा था। बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि बीते 14 मई को भवानीगंज रेलवे स्टेशन से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजनों की लिखित तहरीर पर पुलिस लगातार युवक की तलाश कर रही थी। अपहरणकर्ता ने 25 लाख की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया। अपहरणकर्ताओं का लोकेशन गोंडा रोड के पास मिली, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर
अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को छुड़ाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के इस सराहनीय काम के लिए एसपी बलरामपुर ने अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो एसपी ने पुलिस टीम को इनाम भी दिया, उनका हौसला बढ़ाया, चूंकि एक सराहनीय काम था जिसमें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से इस युवक को छुड़ा लिया गया। अपहृत युवक को परिजनों के सुपुर्द किया गया। एसपी ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया था और बलरामपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस टीम ने इस युवक को सकुशल बरामद किया, परिवार को सौंप दिया और जिस पुलिस टीम ने इसका खुलासा किया, बाकायदा एसपी ने उन्हें इनाम दिया, उनका हौसला बढ़ाया। और पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार यहां पे एक्टिव है, जहां पे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है ताकि प्रदेश में अपराध का नामो निशान ना रहे, अपराधियों पर लगाम लगे। कानपुर में एक हादसा हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में यात्री सुरक्षित है। बता दें कि कानपुर से दिल्ली जा रही बस एक ऑटो रिक्शा वाले को बचाने के चक्कर में खुद अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा उतरी, जिसके अंदर 16 यात्री बैठे थे। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो घंटाघर पुल के नीचे ये बस उतर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि जो यात्री इसमें सवार थे वो सकुशल थे, उन्हें हल्की चोट आई, एक बड़ा हादसा होने से बच गया।